वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम YCT जनरल साइंस 2024 का जो ये बुक है दोस्तों, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। महत्वपूर्ण दोस्तों इस बात के लिए होगा कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। इसके पहले दोस्तों आपको बता दूं, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पोर्शन हम लोगों ने संपूर्णतः कंप्लीट कर लिया है इस बुक का। और अब जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 12 पढ़ेंगे और इस पार्ट 12 में टोटल दोस्तों हम लोग 756 नंबर से लेकर के 814 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हर रोज ऐसे ही हमारे इस चैनल पे रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के सब्जेक्टों की प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जा रही है। प्रिपरेशन में दोस्तों वही सारा कुछ करवाया जा रहा है जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में जो एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आज हमने फिर से फिजिक्स में यानी जो चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए फोर्थ चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आज अणुगत सिद्धांत पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा 5वां अध्याय शुरू हो जाता है। 5वें अध्याय में पहला अध्याय हम पढ़ेंगे ताप तथा तापमापन के बारे में जानेंगे। ऊष्मा चालन एवं विकिरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऊष्मीय प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। संवहन के बारे में पढ़ेंगे। सुचालक कुचालक ऊष्मा रोधी के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ स्टीफन का नियम के बारे में जानेंगे। किरचॉफ का नियम और स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, यानी कि इन सारे नियमों के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि करंट अफेयर के साथ साथ आपको और क्या मिलेगा दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो क्लास नोट्स होती है, इस क्लास नोट्स का हल सहित आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार की कोई भी बुक अगर आपको चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का भी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी आपका डाउट या डब्ट हो तो उसको भेज करके उसका डाउट या डब्ट भी आप क्लियर कर सकते हैं हमसे। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से भी ज्वाइन जरूर हुआ करें। तो इन सब का लिंक दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, इनका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पार्ट 12 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और देख लीजिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अणुगत सिद्धांत यानी कि काइनेटिक थ्योरी के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है 756 में कहा गया है कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डॉट डॉट में होती है। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डॉट डॉट में होती है। अब देखिए, यहाँ पे गैस में होगी, मेटालॉइड में होगी, ठोस में होगी या फिर तरल में होगी। तो कणों की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती है वो दोस्तों किस में होती है, वो होती है गैस में होती है। तो गैस शब्द दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 756 का देखेंगे तो दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अणुगत सिद्धांत के अनुसार गैस में अंतरा अणुक अवकाश ठोस तथा द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होते हैं। यानी कि अगर आप जानेंगे, अणुगत सिद्धांत के अनुसार होता यह है कि गैस में अंतरा अणुक जो अवकाश होते हैं वो ठोस की अपेक्षा, ठोस तथा द्रव की अपेक्षा गैस में ज्यादा होते हैं, जिससे अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है तथा गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है। फलतः यह स्वतंत्रता पूर्वक अनियमित गति से सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 756 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि वह स्थिति जिसे आणविक आकर्षण या अत्यधिक दृढ़ होती है, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है,
ठोस में होती है, द्रव्य में होती है, गैस में होती है या फिर दोस्तों वाष्प में होती है? वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। तो ये दोस्तों अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया है। देखिए होता क्या है, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं, इसमें आकर्षण बहुत अधिक होता है। ठोस में अणुओं की संख्या द्रव में अणुओं की संख्या या गैसों में अणुओं की संख्या के क्या होती है, मतलब ग्रेटर देन होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब वह हुआ कि वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अधिक दृढ़ होती है, तो वह स्थिति कौन सी हो जाएगी, वह ठोस की स्थिति हो जाएगी। तो 757 का देखेंगे तो विकल्प नंबर यहां भी हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 758 के बाद हम लोग देखेंगे, मतलब 758 नंबर पर देखेंगे। यहाँ पे कहा कि गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, वितरण व्यापक हो जाता है, वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न तापमान के नीचे होता है। तो 758 का अगर आप देखेंगे तो गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं होता है? तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें कहा गया सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, कह रहा सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। ये जो हो जाएगा हमारा, ये बी ऑप्शन जो है ये कथन का विकल्प सत्य नहीं कहलाएगा। यानी कि 758 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 758 का विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 758 के बाद हम लोग देखेंगे 759 नंबर, और इस पे कहा गया है कि गैस अणुगत सिद्धांत यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब गैस का आयतन शून्य हो, गैस का दाब शून्य हो, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो, गैस का विशिष्ट ऊष्मा शून्य हो। यानी कि गैस अणुगत सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब दोस्तों क्या होता है, जब हमारा अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, तब ऐसा होता है। देखिए कहां पे ऐसा दिया गया है, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 759 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हम यहां पे देखेंगे 759 के बाद हम लोग देखेंगे 760 नंबर, और इस पे कहा गया है कि ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? 760 का अगर दोस्तों देखा जाए तो कहा गया ठोस द्रव्य और गैस द्रव्य में विसरित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो दोस्तों देख लीजिएगा, द्रवों की विसरण दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होती है, ये बात दोस्तों कहा गया है, गलत कहा गया है। इसने तो कहा द्रवों की विसरण दर जो होगी ठोस तथा या गैसों की तुलना में अधिक होगी, नहीं होगा। फिर कह रहा गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होगी। हाँ ये बात सही है, गैसों की जो विसरण दर होती है वो ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। ये अभी आप पहले ही क्वेश्चन में पढ़े हैं, तो यही बात सत्य हो जाएगी। फिर कह रहा ठोसों की विसरण दर गैस और तुलना में अधिक होती है, ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। गैसों की विसरण दर द्रव तथा ठोस की तुलना में कम होती है, कम नहीं होती बल्कि अधिक होती है दोस्तों यहाँ पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे 760 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 760 के बाद हम लोग देखेंगे 761 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर ... है। यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर ... है, घटेगी, शून्य हो जाएगी, समान बनी रहेगी या फिर दोस्तों बढ़ेगी। तो 761 का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो क्या होता है, यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर दोस्तों क्या होती है, घटती रहती है, यानी कि घटेगी। देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 761 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे 761 के बाद हम लोग देखेंगे 762 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे
कि वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं पर क्या होता है। तो देखिए चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। का पात्र के दीवार से चिपक जाना, की गतिज ऊर्जा का क्षय होना, का दीवार की ओर त्वरित होना, या के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन होना। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे 762 जो हो जाएगा, विकल्प नंबर जो डी दिया गया है कहा गया कि वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार में लगाया गया बल गैस के अणुओं में क्या होता है। तो ये गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे तो डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 762 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 762 का, किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं का पात्र के दीवार से टकराने के कारण उनमें संवेग में जो होता है, मतलब इनके संवेग में परिवर्तन होता है। संवेग में परिवर्तन होने के कारण ही ऐसा होता है। यहाँ पे हो जाएगा 762 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 762 के बाद हम लोग देखेंगे 763 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होगा। ठोस के पिघलने के दौरान इसका मतलब तापमान क्या होता है, तो परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि जैसा रहेगा पूर्वत रहेगा। यानी ठोस के पिघलने के दौरान जैसे कोई ठोस है उसको हम पिघला देंगे तो इसका तापमान क्या होगा, तापमान परिवर्तित नहीं होता है। तो ये दिया गया डी ऑप्शन में। तो विकल्प नंबर देखेंगे 763 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ठोस के पिघलाने के दौरान इसका तापमान क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ से हमारा अगला अध्याय यानी कि ऊष्मा यानी कि हीट शुरू हो रहा है। हीट में हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे ताप तथा ताप मापन पढ़ेंगे, यानी कि टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, और पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि लगभग डॉट केल्विन पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। यानी कह रहा कितने केल्विन पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। किसका घनत्व पूछा गया है, जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, वो भी कितने केल्विन पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 277 केल्विन पर जो होता है उस पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होगा। किस पर दोस्तों, 277 केल्विन पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए किसी पदार्थ को एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। जल का घनत्व दोस्तों 277 केल्विन या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सबसे अधिक होता है। देखिए 277 केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होगा, या फिर दोस्तों आप अगर यहां से कहें या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों क्या होगा, जल का घनत्व तो सबसे अधिक होगा। देखिए 277 केल्विन पर या फिर 204 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 1 डिग्री, चलिए मैं लिख दे रहा हूं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों 33.8 होता है। कितना होता है दोस्तों, 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री आगे लिखेंगे फ़ारेनहाइट, आगे लिखेंगे हाइट, यानी कि 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और यहाँ पे देखेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, एक आगे दोस्तों लिख दीजिएगा डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए सेंटीग्रेड या सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 274.15 केल्विन होता है। आगे इसको लिख दीजिएगा केल्विन में अगर इसको बताएंगे तो ये हो जाएगा। तो ये बातें हो गई दोस्तों। देखिए अगर इसको फ़ारेनहाइट में बताएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर इसको केल्विन में बताएंगे तो 274.15 केल्विन होता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो 764 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 765 नंबर, और इस पे कहा है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग डॉट के बराबर होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग
डॉट डॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अभी अभी आपने पढ़ा है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है। देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है, अभी मैंने बताया आपको 274.14 केल्विन होता है। और अगर देखेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में बताना है तो 37 डिग्री का पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आप 37 डिग्री का निकालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि अतः 37 डिग्री तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा, इसको निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, देखिए C अपान का 5 और यहाँ पे माइनस का F माइनस 32 अपान का यहाँ पे रखेंगे 9। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने में देखिए इसमें बता दिया गया सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस बताया गया 37, यहाँ पे हम रख देंगे 37/5 और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ माइनस का F माइनस 32 अपान का हम 9 रख देंगे। तो यहाँ पे 37 अपान का 5 बराबर F माइनस 32 अपान का 9 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ जाएगा, F का वैल्यू जो आ जाएगा, देख लीजिएगा F का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 37/5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई दोस्तों देख लीजिएगा 37/5 और यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर के मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 32 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देख लीजिएगा F का वैल्यू निकालेंगे तो इतना बन जाएगा। अगर इसको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 98.6 डिग्री आ जाएगा हमारा। तो ये F का कितना आ गया 98.6 डिग्री, ये दिया गया है दोस्तों इतने डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 765 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 765 के बाद हम लोग देखेंगे 766 नंबर और इस पे कहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर देखेंगे तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, तो वही काम करेंगे दोस्तों। देख लीजिएगा सूत्र हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या बनेगा, जाकर के यहाँ से लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा देखिए F माइनस का 32 अपान का 180 हो जाएगा और उसके बाद बराबर C माइनस 0 अपान का 100 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगर इसको हम हल करें तो देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10F हो जाएगा, माइनस का 320 हो जाएगा, बराबर का 18C हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बताया ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो C का मान दोस्तों क्या रखा है 0 डिग्री, तो हम यहाँ पे रख देंगे 0 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब दोस्तों जब देखेंगे इस जगह पे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया। अब अगर इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10F बराबर क्या माइनस का 320 रख देंगे, माइनस का 320, यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस का 320। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा 10F बराबर 320, तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो F बराबर कितना आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 766 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हमारा दिया गया 766 के बाद हम लोग देखेंगे 767 नंबर और इस पे हमारा कहा गया है कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, गैस होती है, ठोस होती है, द्रव्य होती है या दोस्तों आयनिक होती है। तो ये दोस्तों आपको बता दूं कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था दोस्तों द्रव्य होगी, यानी कि 767 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 767 के बाद 768 नंबर और 768 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कहा गया है कि -200 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा। -200 डिग्री सेल्सियस बराबर हमारा दोस्तों क्या होगा, तो -200 डिग्री सेल्सियस बराबर माइनस का 328 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये दोस्तों इतने डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 768 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे कहा गया है कि पानी का हिमांक बिंदु डॉट डॉट है।
पानी का जो हिमांक बिंदु दोस्तों होता है वो हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। पानी का हिमांक बिंदु दोस्तों कितना माना जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन में जो दिया गया है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 769 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एवं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल 0 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पर सफेद बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा द्रव्यमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 770 नंबर में, और इस पे कहा गया है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनमें से किसके बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 770 का दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 0 केल्विन के बराबर हो जाएगा। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनमें से किसके बराबर है, तो ये है दोस्तों हमारा 770 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है यहाँ पे 0 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 केल्विन। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा 770 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है परम शून्य डॉट डॉट ताप को दर्शाता है। परम शून्य डॉट डॉट ताप को दर्शाता है। परम शून्य ताप को दर्शाता है। देखिए क्या दर्शाएगा, शून्य से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम, शून्य से 295 डिग्री सेंटीग्रेड कम, शून्य से 300 डिग्री सेंटीग्रेड कम, शून्य से 255 डिग्री सेंटीग्रेड कम। तो परम शून्य डॉट डॉट ताप को दर्शाता है। तो किसको दर्शाएगा, शून्य से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम को दर्शाएगा। 771 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। परम शून्य शून्य से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप को दर्शाता है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला कहा गया है क्रायोजेनिक डॉट डॉट को दर्शाता है। क्रायोजेनिक लिखा है, क्रायोजेनिक डॉट डॉट को दर्शाता है। देखिए किसको दर्शाएगा, कम तापमान को, उच्च तापमान को, कम दबाव को, उच्च दबाव को। तो क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। तो 772 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 773 नंबर, और इस पे कहा है कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या फिर दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, तो 773, यानी कि इस पे देखेंगे तो पानी का घनत्व अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व जो होता है वो सबसे अधिकतम होता है। अब केल्विन पर अगर जानेंगे दोस्तों तो 277 डिग्री केल्विन पर पानी का घनत्व जो होता है सबसे अधिकतम होता है। यानी कि ये तो डिग्री पे हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर उसमें फ़ारेनहाइट पर देखेंगे तो हो जाएगा 277 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 277 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हो जाएगा। ये पानी का घनत्व तो सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 773 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 774 नंबर, और इस पे कहा है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। किस तापमान पानी का घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों, अभी आपने पढ़ा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 774 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। किस तापमान पर, देखिए अगला यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो अभी अभी आपने पढ़ा है जल का घनत्व किस तापमान पर, घनत्व 277 केल्विन पर अधिक होता है। तो 775 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 776 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। केल्विन पैमाने का या केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। 98 केल्विन, 198 केल्विन,
273 केल्विन, 373 केल्विन। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो 776 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है 273 केल्विन मानक होता है। तो यहाँ पे 776 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 777 नंबर, और इस पे कहा है कि 372 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। 372 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। 846 केल्विन, 645 केल्विन, 546 केल्विन, 746 केल्विन। तो 777 यानी कि 777 कह लीजिएगा। तो 777 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं कि 372 केल्विन पैमाने को परिवर्तित करने पर दोस्तों क्या होगा, देखिए 372 जो यहाँ पे लिखा है 372 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए क्या हो जाएगा, 372 डिग्री प्लस का 273.15 हो जाएगा। अब अगर इसको हल करेंगे, ऐड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 645.15 केल्विन आ जाएगा। तो इतना प्राप्त होगा दोस्तों। देख लीजिएगा ये हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा 645 केल्विन समथिंग ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 777 यानी कि 777 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम यहाँ पे देखेंगे 778 नंबर पे देख लीजिएगा दिया गया है कि सेंटीग्रेड को तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है? सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है? केल्विन पर, जीन पियर क्रिस्टिन पर, मार्टिन स्टोमर पर, एंडर्स सेल्सियस पर। तो 778 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो डी दिया गया है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है? तो एंडर्स सेल्सियस पर नामित है। 778 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 778 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और आपको बता दूं कि एंडर्स सेल्सियस पर नामित सेंटीग्रेड जो तापमान के माप की यूनिट है, एंडर्स सेल्सियस एक स्वीडिश खगोलज्ञ थे। इन्होंने ही 1741 में उपसाला विश्वविद्यालय या वेधशाला की स्थापना की थी, और 1742 में इन्होंने सेल्सियस तापमान स्केल प्रस्तावित किया था। इस स्केल के बाद में कार्ल लिनियस ने 1745 में बदल दिया था। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अब ये था हमारा पिछले क्वेश्चन का मामला था। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि सेल्सियस एक फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? सेल्सियस एक फ़ारेनहाइट पर स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? तो ये दोस्तों दिया गया है माइनस का 40 डिग्री, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 779 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कैसे आएगा दोस्तों देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे हम जानते हैं सी अपान का 5 हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा f माइनस का 32 अपान का यहाँ पे हो जाएगा 9। अब दोस्तों अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9c और यहाँ पे 5f और यहाँ पे आ जाएगा 160 आ जाएगा। अब अगर इसको और भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको निकालना है, देखिए ये यहाँ पे जो हो जाएगा f, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए जहाँ c सेल्सियस है f फ़ारेनहाइट है, तो यहाँ पे अगर दोस्तों देख लीजिएगा इसने ये तो कहा है कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। देखिए सेल्सियस को हम f लिख सकते हैं, यानी कि f को हम c लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 9c आ जाएगा और इस जगह पे 5f को जब इधर लेंगे तो ये 5f इधर आ जाएगा माइनस में, लेकिन f को हम f की जगह पे c लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया बराबर इधर माइनस का 160 दिया गया है। तो यहाँ पे 5 4 9 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे देख लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, 4c आ जाएगा, 4c बराबर माइनस का 160। देखिए 4 से अगर इसको कट करेंगे तो c बराबर आ जाएगा माइनस का 4 चौक 16, c बराबर आ जाएगा 40 माइनस का 40। देख लीजिएगा यही हमारा वैल्यू दिया गया है, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं 780 नंबर, और इस पे कहा है कि परम शून्य ताप की प्राप्ति डॉट डॉट होती है। परम शून्य ताप की प्राप्ति डॉट डॉट होती है। तो देखिए प्रणाली के आणविक संवेग के शून्य हो जाने से होती है, नहीं दोस्तों ये बात गलत है। फिर कह रहा समुद्र स्तर पर होती है, नहीं ये भी गलत है।
फिर कहा माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर होता है। हाँ, ये बात सही है। पृथ्वी के केंद्र पर होता है, ये भी बात सही नहीं है। तो 780 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 780 के बाद हम लोग देखेंगे 781 नंबर, और इस पे कहा गया है कि ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। ताप जो होता है करा शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। कब पहुंचता है दोस्तों देख लीजिएगा, जब -273 डिग्री केल्विन के तापमान पर पहुंचता है। नहीं भाई, ये तो बात सही नहीं है। ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है, -273 के तापमान पर। नहीं भाई, ये गलत है। निर्वात की स्थिति में, ये भी सही नहीं। पृथ्वी के केंद्र पर नहीं, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। दिया गया है डी ऑप्शन में 781 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 781 के बाद हम लोग देखेंगे 782 नंबर, और इस पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। देखिए इसने कहा है कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा कितना होगा, 78 डिग्री केल्विन, 341 डिग्री केल्विन, 373 केल्विन या 351 केल्विन। तो यहाँ पे कहा है कि एक केल्विन यानी कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो ये फार्मूला होता है C माइनस का 0 कर देंगे, अपान का दोस्तों हो जाएगा 100, बराबर का माइनस का K, और यहाँ पे आ जाएगा 273 बटे हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा ये 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा K की वैल्यू है। तो यहाँ पे आ जाएगा C बराबर आ जाएगा K माइनस का 273 हो जाएगा। अब K माइनस 273 जो आया, तो यहाँ पे देख लीजिएगा अगर हम K की वैल्यू निकालेंगे तो K की वैल्यू निकालने पे हमारा क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा C प्लस 273 बराबर हमारा K आ जाएगा। तो K का वैल्यू हमारा इतना बन गया। अब अगर हम देखेंगे तो प्रश्नानुसार अगर हल करें तो देखिए T का मान हम जानते हैं कितना होता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे अगर हम C की जगह पे यहाँ पे रख दें इतना, देखिए अगर हम फ़ारेनहाइट, देखिए C का वैल्यू कितना रख दें, जहां पे अगर C बराबर 78 डिग्री हम रख दें तो ये हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, ये 78 प्लस का 273 देन हमारा K, तो K बराबर आ जाएगा कितना, 8 3 11 और 7 7 14 1 15 और 2 1 3 351 आ जाएगा केल्विन। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा कुल मिलाकर के बन जाएगा हमारा क्या, 351 केल्विन दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 782 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 783 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। दिए गए तापमान को 273 से गुणा करें, दिए गए तापमान में 273 जोड़ें, दिए गए तापमान को 2 से 73 से विभाजित करें, दिए गए तापमान में 273 से घटाएं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हो जाएगा, दिए गए तापमान पर 273 जोड़े, ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए अगर हम केल्विन से मतलब सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, यही तो इसने कहा सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने का। देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर बदलने पर देखिए क्या होता है, तो सूत्र क्या होता है दोस्तों देख लीजिएगा, K बराबर आएगा C प्लस का 273, देखिए इतने डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं -73 डिग्री सेंटीग्रेड का मान पैमाने पर कितना होता है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो C का मान आप जानते हैं क्या हो जाएगा, देखिए K बराबर आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 73 प्लस का 273, घटा देंगे तो K का मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200 हमारा केल्विन हो जाएगा। तो यानी कि अब आपको ये बात पता चल गई। तो अतः सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने हेतु
दिए गए तापमान को 273 से जोड़ना होगा, यानी कि 273 से जोड़ा जाता है। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 273 से हम जोड़े हैं, यहाँ भी 273 से जोड़े हैं ना, तो कुल मिलाकर के 273 में जोड़ना पड़ेगा, दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 783 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 784 नंबर दोस्तों देख लीजिए, कहा गया कि उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। तो 784 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है, देखिए मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप अगर आप जानेंगे तो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप, देखिए मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप अगर देखेंगे तो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। ये दोस्तों हमारा इस पे होगा, ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि जब शरीर का तापमान इस सामान्य स्तर से ऊपर हो जाता है तो स्थिर ज्वर या बुखार कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये तो पूछा गया है कि इसमें कौन सा हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के विकल्प नंबर जो हो जाएगा, देखिए मनुष्य के शरीर का कह रहा उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। मानव शरीर में सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो दोस्तों देख लीजिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 784 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 785 नंबर देख लीजिएगा, कहा गया मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है। देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। सेल्सियस में दोस्तों इसको आप नहीं करेंगे, फ़ारेनहाइट में होता है। तो 785 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 785 का विकल्प नंबर बी हो गया। और यहाँ पे अगर देखेंगे 786 नंबर, इस पे कहा गया है कि 273 केल्विन का मान क्या होगा। तो 273 केल्विन का मान अगर आप जानेंगे तो 273 केल्विन का मान जो होता है दोस्तों वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 273 डिग्री केल्विन का मान, देखिए 273 केल्विन का मान जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 786 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 787 नंबर, और इसमें कहा है कि सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है, तो देखिए अब होता क्या है, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच संबंध अगर देखेंगे तो के बराबर होता है, देख लीजिएगा के बराबर होता है सेल्सियस और प्लस का 273 आगे इतना होता है। तो अब देखिए अर्थात सेल्सियस तापमान में 273 जोड़ने पर केल्विन तापमान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप क्या कह देंगे, अतः सेल्सियस तापमान में देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे सेल्सियस तापमान में 273 डिग्री जोड़ने पर सेल्सियस तापमान में 273 डिग्री जोड़ने पर केल्विन तापमान प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों, केल्विन तापमान प्राप्त होता है, प्राप्त आगे ले दीजिएगा होता है। तो ये बात हो गई हमारे दोस्तों, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो इसमें कौन सा संबंध बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 787 का, देख लीजिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन, ये हमारा यही हो जाएगा बी ऑप्शन। तो विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे 787 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 787 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 787 के बाद हम लोग देखेंगे 788 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है, फ़ारेनहाइट, पास्कल, सेल्सियस या फिर दोस्तों केल्विन। निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है, तो फ़ारेनहाइट नहीं है, पास्कल नहीं है, सेल्सियस नहीं है या फिर दोस्तों केल्विन नहीं है। तो सभी जानते हैं दोस्तों, यानी कि तापमान का जो मात्रक देखिए फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन ये सब होता है, लेकिन पास्कल जो होता है वो दाब का मात्रक होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे
तापमान का मात्रक ये पास्कल नहीं होगा। 788 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया 788 के बाद हम लोग देखेंगे 789 नंबर, और इस पे कहा गया है कि किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 789 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो बी दिया गया है, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। तो ये हो सकता है दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्यमान हो सकता है। तो विकल्प नंबर देखेंगे 789 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 790 नंबर, और इस पे कहा गया है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है। तो केल्विन पैमाने पर पानी का जो हिमांक होता है दोस्तों वो 273.15 होता है। 273.15 केल्विन होता है। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 790 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 791 नंबर, और इस पे कहा है कि बर्फ का गलनांक बिंदु है। बर्फ का गलनांक बिंदु दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है। तो बर्फ का गलनांक बिंदु हमारा 273 केल्विन है। देखिए बर्फ का गलनांक बिंदु जो है 273 के है। तो 791 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा 792 नंबर दोस्तों दिया गया है। इस पे कहा गया है कि केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में होगा क्या होगा। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या होगा। 273 घटाना होगा, या फिर दोस्तों 273 जोड़ना होगा, 273 से विभाजित करना होगा, 273 से गुणा करना होगा। देख लीजिएगा अभी यहाँ पे बताया गया है कि केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए अभी हम पीछे क्या किए हैं, पीछे ये करना पड़ा है कि मतलब उसमें जब था सेल्सियस पैमाने से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए दोस्तों क्या होता था, 273 जोड़ना होता था। अब यहाँ पे उल्टा पूछ लिया गया है, केल्विन पैमाने से सेल्सियस तापमान में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 से घटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, घटाना पड़ेगा। ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे। तो 792 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 792 के बाद हम लोग देखेंगे अब 793 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि ऊष्मा चालन एवं विकिरण के बारे में अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हमारा दिया गया ऊष्मा चालन एवं विकिरण। ऊष्मा चालन एवं विकिरण में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे पहला क्वेश्चन मतलब दिया गया है, कहा गया है 793 में कहा गया कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर डॉट पर निर्भर नहीं करता है। घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर डॉट पर निर्भर नहीं करता है। तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि घर्षण पर निर्भर नहीं करेगा। कहां पे निर्भर नहीं करेगा, ये घर्षण पर निर्भर नहीं करेगा। दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 793 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर घर्षण पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उसके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। ये वजह से हमारा ऐसा हो। तो देख लीजिएगा यहाँ पे 794 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। गलत कह रहा है। क्योंकि बर्फ से जल वाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। गलत कह रहा है। फिर कह रहा है चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को विकीर्ण करते हैं। ये भी गलत कह रहा है। फिर कह रहा है चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ये बात सही कही गई है। तो 794 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि बर्फ के तरल पानी के रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते रहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लेंगे 795 नंबर, और इस पे कहा गया है कि ताप का अंतरण क्या कहा गया है, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डॉट होता है।
ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डाट होता है। गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में, रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कॉइल में, बॉयलर भट्टियों में, किसी संघनित्र में, वाष्प का संघनन में। तो 795 का देखेंगे विकल्प नंबर जो सी दिया गया है बॉयलर भट्टियों में, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से बॉयलर भट्टियों में होता है। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है 796 नंबर में देख लीजिएगा, दिया गया है, कहा गया है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता या निर्भर रहता है। इसके तापमान पर निर्भर रहता है, पिंड की प्रकृति पर, इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर, उपरोक्त सभी पर। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी पर। 796 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है, उपरोक्त सभी पर निर्भर रहता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अब हम लोग देखेंगे ऊष्मीय प्रसार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन पर हमारा क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला जो दिया गया है, कहा गया कि नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए जो दिया गया है, कहा गया कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। कारण बताया गया कि लोहा गर्मियों में फैलता है। अब देखिए सही विकल्प हमको चुन के बताना है कि ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की उचित व्याख्या करता है। ये बात दोस्तों सी ऑप्शन जो दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि लोहे की पटरियों के बीच में एक छोटा सा अंतराल छोड़ा जाता है क्योंकि लोहा गर्मियों में फैलता है। अर्थात कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे 797 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 798 में हमारा अगला अध्याय स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ही गया है संवहन में कहा गया है कन्वेक्शन में कहा गया है कि डाट तंत्र सरल या डाट तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। देखिए संवहनी संबंधी को, तंत्रिका तंत्र संबंधी को, उत्सर्जन संबंधी को, श्वसन संबंधी को। तो 798 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है संवहनी संबंधी को। विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संवहनी संबंधी तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 799 नंबर और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन पे कि डाट पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। संवहन या कन्वेक्शन, चालन या कंडक्शन, किरण यानी कि रेडिएशन, वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन। यानी कि 799 का अगर देखेंगे तो विकल्प यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा संवहन यानी कि कन्वेक्शन आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो संवहन हो जाएगा। संवहन पदार्थों की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 799 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 800 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा और इस पे कहा गया है कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है चालकता, संवहन, विकिरण या चालकता और विकिरण दोनों। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण संवहन होता है। तो 800 नंबर का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा और अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 801 नंबर और इस पे कहा गया है कि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है, ऊन ऊष्मा का सुचालक है। फिर कह रहा है ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ऊन शरीर के तापमान को घटाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। 801 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ यहाँ पे क्वेश्चन राइट हो जाएगा और विकल्प नंबर देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है अतः शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है और ऊनी कपड़ों को छिद्रों में हवा भर जाती है
जो कि ऊष्मा को कुचालक होती हैं, जिस कारण शरीर से ऊष्मा की हानि नहीं होती है। उन्हीं कपड़ों के छिद्रों में क्या होती है, हवा भर जाती है, जो कि ऊष्मा की कुचालक होती है, जिस कारण शरीर से ऊष्मा की हानि नहीं होने देती है, यानी नहीं होती है। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक या उष्णता का कुचालक या बैंड कंडक्टर है, बैंड कंडक्टर है, ये कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक या बैंड कंडक्टर है, लकड़ी, हीरा, पानी या फिर दोस्तों माइका। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 802 का ए ऑप्शन लकड़ी, 802 का ए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे 803 नंबर, और इस पे कहा गया है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भंगुर नहीं है, या अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, या किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है, यह ऊर्जा कुशल होता है। यानी कि 803 का अगर दोस्तों देखेंगे कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह दोस्तों क्या होता है, यह हमारा अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। विकल्प नंबर बी जो दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे 803 के बाद हम लोग आ जाएंगे 804 नंबर पे, और इस पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा विद्युत का काफी अच्छा चालक है। देखिए विद्युत का काफी अच्छा चालक आप जानते हैं क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो 804 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 805 नंबर, और इस पे कहा गया है कि किसी वस्तु या पदार्थ में किसी उपस्थिति के कारण यह विद्युत का सुचालक बनता है, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर दोस्तों न्यूट्रॉन। तो 805 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शब्द हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु या पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो 805 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 805 के बाद हम लोग देखेंगे 806 नंबर, और इस पे देख लीजिएगा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम या टंगस्टन या फिर दोस्तों निकिल। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन लिखा हुआ है ये जो होता है ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है। बाकी एल्युमिनियम भी विद्युत का सुचालक होता है, टंगस्टन भी होता है, निकिल भी होता है, लेकिन जो ए ऑप्शन पे दिया गया है चीनी मिट्टी के बर्तन, ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा 807 नंबर पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। देखिए विद्युत आवेश का सुचालक है, कहा गया है ना निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। देखिए कांच तो नहीं होता है, कागज भी नहीं होता है, और यहाँ पे पानी भी नहीं होगा। विद्युत का सुचालक जो होगा वो दोस्तों तांबा होगा। तो 807 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए विद्युत के सुचालक में जैसे तांबा होता है, चांदी होता है, एल्युमिनियम होता है, ये सब विद्युत के सुचालक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे 807 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें हम विद्युत का कुचालक कहते हैं। देखिए सुचालक जिनमें विद्युत धारा प्रवेश कर जाए यानी कि धारा प्रवाहित हो जाए उसको हम विद्युत का सुचालक कहेंगे, और जिसमें धारा प्रवाहित ना हो तो उसको हम विद्युत का कुचालक कहेंगे। जैसे कि लकड़ी हो गई, रबड़ हो गया, पानी हो गया, कागज हो गया, इनमें जो सब होता है दोस्तों, इनमें हमारा एक प्रकार से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये विद्युत के कुचालक कहलाएंगे। कांच हो गया, कागज हो गया, पानी हो गया, और रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब हमारे कुचालक होते हैं। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। और अगला हम लोग देखते हैं 808 नंबर, और इसमें कहा है निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। समानता का पता देखिए, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं कहा गया है। ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं। विद्युत रोधी मतलब कि विद्युत रोध अवरोध हो रहा है इसमें, तो ये बात गलत कहा गया है ना। ये सभी कीमती धातुएं हैं, गलत कह रहा है।
ये सभी अच्छे सुचालक हैं। ये बात सही है, कोई समानता नहीं होती। ये जो तीसरे में कहा है सी ऑप्शन पे 808 का, ये सभी विद्युत के अच्छे सुचालक हैं। तो हाँ भाई, ये सभी विद्युत के अच्छे सुचालक हैं। चांदी, तांबा और सोना और एल्युमिनियम ये विद्युत के अच्छे सुचालक हैं, यानी कि इन सभी में अच्छी तरीके से धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 808 के बाद हम लोग देखेंगे 809 नंबर, और इस पे कहा गया है कि किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा। इसका घटना या बढ़ना तापमान पर निर्भर होगा। किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा। इसका घटना या बढ़ना तापमान पर निर्भर होगा। तो ये दोस्तों अगर आप देखेंगे 809 नंबर में जो दिया गया है, ये हमेशा क्या होता है, घटेगा। यानी कि किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होगा, घटेगा। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 809 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 809 के बाद हम लोग देखेंगे 810 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है। रबड़ समूह, कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है, कह रहा ऊष्मा का अवरोध कर रहा है, ये बात बताना है। देखिए, रबड़, कांच, प्लास्टिक, एबेनाइट, कपास, तांबा। तो इसमें देखिए तांबा आंबा तो नहीं होंगे। फिर कह रहा प्लास्टिक, एबेनाइट, कागज, कपास, बैकेलाइट, शुष्क हवा, रबड़। चांदी, तांबा, सोना, लोहा, बैकेलाइट, शुष्क हवा। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह में अवरोध को ऊष्मा अवरोधकता कहते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में दोस्तों आपको बता दूं कि जो यहाँ पे दिया गया बी ऑप्शन पे प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बैकेलाइट, शुष्क हवा, रबड़, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऊष्मारोधी हो जाएगा। तो 810 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 810 के बाद हम लोग देखेंगे 811 नंबर, और इसमें कहा है कि डाट डाट तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। डाट डाट तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। पीबी और एचजी, एयू और एजी, सीयू और एफई, सीयू और एएल या एआई, यानी कि डाट डाट तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। 811 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो होता है यहाँ पे देख लीजिएगा पीबी, यानी कि ये लेड और ये जो हमारा दिया गया है, मतलब ये दोनों यानी कि लेड और पारा। देखिए ये जो पीबी होता है, देखिए पीबी हमारा जो होता है ये लेड का होता है, और एचजी जो होता है ये हमारा किसका होता है, ये हमारा पारा का होता है। तो ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 811 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 812 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक या प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। थर्मिस्टर, द्विध्रुवी, ट्रांजिस्टर या संधारित्र या कैपेसिटर। तो 812 का दोस्तों देखेंगे तो मैं आपको बता दूं निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है, तो थर्मिस्टर हो जाएगा। 812 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, अगला यहाँ पे किरचॉफ और स्टीफन का नियम, किरचॉफ का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे देख लीजिएगा पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, सफेद होता है, नीला होता है, काला होता है या भूरा होता है। तो सौर कुकर या ओपन ऐसे उपकरण होते हैं जो कि खाना बनाने या जल को गर्म करने के लिए ये सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके इन्हें ऐसा किया जाता है। यह कुकर एक धातु का डिब्बा होता है और इसके अंदर का जो रंग होता है दोस्तों वो काला होता है। देखिए सौर कुकर क्या होते हैं, एक प्रकार से इनका जो अंदर का भाग होता है वो काला होता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो 813 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 813 के बाद हम लोग देखेंगे 814 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्रारूपी तापमान समय आरेख डॉट डॉट होगा। पिंड का कह रहा, देखिए पिंड का प्रारूपी तापमान पूछा गया। देखिए पिंड का प्रारूपी तापमान समय आरेख डॉट डॉट होगा। देखिए टेम्परेचर, यहाँ पे 4 वो बनाए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इन चारों में से दोस्तों मैं आपको बता दूं जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, देख लीजिएगा, यानी एक गर्म पिंड द्वारा न्यूटन के ठंडक नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्रारूपी तापमान जो होगा समय आरेख का सही डायग्राम हमारा बन जाएगा। डी वाला जो दिया गया है यही समय आरेख का बिल्कुल सही डायग्राम होगा।
तो 814 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आज की इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। और दोस्तों अगर वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के सब्जेक्टों की प्रिपरेशन यहाँ पे हमारे इस चैनल पे करवाई जा रही है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन वही सॉल्व करवाए जा रहे हैं सभी सब्जेक्टों के, जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी पूछ रखे हैं सारे क्वेश्चनों को, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारा बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होने वाला है। और दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।